हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर ईरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ईरा मैंने युग, वन पार्टी एक पार्टी का युग। देखो, भारत में और विश्व के जो देश है ब्रिटेन या दूसरी शक्तियों के गुलाम थे, जब वो आज़ाद हुए तो कोई ना कोई एक पार्टी लीडिंग पार्टी थी। जैसे भारत में कांग्रेस, इसी तरह दूसरे देशों में भी कांग्रेस या पार्टी या कोई भी पार्टी लीडिंग पार्टी का रोल अदा किया। और बाद में लोगों को इलेक्शन के टाइम जब वहाँ डेमोक्रेसी स्थापित हुई तो लोगों को लगा कि ये लोकप्रिय नेता हैं, जब इन्होंने इतने कष्ट सहकर इस देश को आज़ाद करवाया है तो क्यों न शासन की बागडोर भी उनके हाथों में दे दी जाए। और मोस्टली पार्टीज जो हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम में लीडिंग पार्टी हुई, वो अपने देश की शासक बन गई और कई लंबे समय तक डोमिनेशन उन पार्टियों का रहा। अगर आपने 9th की किताब में एसएस पॉलिटी पढ़ी हो तो उसमें बहुत सारी ऐसी पार्टियां, जैसे घाना की एक पार्टी है, उसका जिक्र है, मैक्सिको की पार्टी है, जो स्वतंत्रता संग्राम के समय में, नेशनल मूवमेंट के समय देश की अगवा लीडर थी, लीडिंग पार्टी थी और बाद में उन्होंने शासन भी किया। लेकिन भारत का एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग है। भारत में कांग्रेस पार्टी जो है वो लीडिंग पार्टी रही इन द नेशनल मूवमेंट। बिकॉज ऑफ महात्मा गांधी इट बिकम द मास मूवमेंट ऑफ इंडिया एंड नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी। आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो कांग्रेस पार्टी है बिकम मेजर रूलिंग पार्टी इन इंडिया। और मेजर पार्टी में जो उसका डोमिनेंस था, इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ द नेशनल मूवमेंट पार्टिसिपेशन बट आल्सो मोस्ट ऑफ द पॉपुलर लीडर इन कांग्रेस पार्टी एंड दे हैव faith of the public and won elections and from 1952 to 1967 फोर्थ जनरल इलेक्शन तक कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस भारत में की राजनीति पर छा रहा। यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट, इन द स्टेट मोस्ट ऑफ द स्टेट द कांग्रेस was the leading party or ruling party। लेकिन एग्जाम्पल किस तरह से डिफरेंट है हमारे देश का और दूसरे देशों का, वो इस तरह से है कि वो पार्टियां जैसे जैसे टाइम बीता वो निरंकुश तानाशाही आर्बिट्रेरी पार्टी में बदल गई। मतलब उन्होंने जबरदस्ती फोर्सली दे कैन रूल, दे रूल द गवर्नमेंट एंड टेक मेल प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस वो में गलत तरीके अपनाती और इस तरह से इलेक्शन के नतीजे बदलवा देती, या जो इलेक्शन में परिणाम आता उनको वो ना मानती और चुनी गवर्नमेंट की सत्ता पलट कर देती। जो लेटेस्ट एग्जांपल था जो रॉबर्ट मुगाबे, अभी उनकी 2018 में डेथ हुई है 93 साल की उम्र में, 95 साल की उम्र में वो 93 साल के हो गए और उनकी पार्टी थी एक जानो एफ। वो पार्टी लीडिंग पार्टी थी इन द नेशनल मूवमेंट ऑफ घाना, जिम्बाब्वे। और उसके बाद जिम्बाब्वे पर वो लगातार शासन कर रहे थे और उन्होंने बहुत सारे गलत तरीके इलेक्शंस में अपनाए। भारत में ऐसा नहीं था। भारत की में कांग्रेस का डोमिनेशन इसलिए था बिकॉज पीपल हैव फेथ इन Congress party and there is no other political party who challenge the rule of Congress party. Congress party is not a domination because forcefully, not it, but because it was the popular among the nation people. और बट दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी थी, जैसे मैक्सिको की एक पीआरआई पार्टी थी और इसी तरह घाना की एक पार्टी थी निकुरमा वामा के नेतृत्व में, वो पार्टी ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने ज़बरदस्ती अपने देश के रूल किए। भारत में ऐसा नहीं था। उसके बाद हमारे पास जो चैलेंज था ये तो था डोमिनेशन की, वन पार्टी का डोमिनेशन किस तरह रहा। बस यही आपने देखना कि 1952 से लेकर 1967 तक यूनियन और एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, कांग्रेस पार्टी वाज द मेजर
रूलिंग पार्टी, यही इलेक्शन जीतती रही। हमारे सामने इलेक्शन भी तो एक मेजर प्रॉब्लम था। देखो, ये नहीं कह सकते कि अंग्रेजों ने इलेक्शन नहीं करवाए थे। देयर वाज इलेक्शन इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बट देयर इज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचिस एंड जनरल इलेक्शन। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचिस का मतलब आप जानते होंगे कि हर व्यक्ति को वोट का अधिकार नहीं था भारत में। मतलब एक एज कंप्लीट, जैसे भारत में अभी 18 साल है, तो हर व्यक्ति को वोट का अधिकार नहीं था। कुछ व्यक्तियों को वोट का अधिकार था, कुछ महिलाओं को, जब भारत आज़ाद हुआ तो कुछ 2% महिलाओं को ही वोट का अधिकार था। तो ये एक चैलेंज था कि हमारे यहाँ कभी इतने बड़े लेवल पे इलेक्शन हुए नहीं थे। दूसरी प्रॉब्लम ये थी, भारत जो इंडिया अडोप्ट डेमोक्रेसी, एंड मोस्ट ऑफ द थिंकर और मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट ऑफ पॉलिटिक्स इन द वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड, they are surprised if India is a successful democracy in future. क्योंकि इंडिया इज ए पुअर कंट्री, इंडिया इज ए डाइवर्स इन कल्चर, इंडिया इज have many religion, partition of on the basis of religion have based take place in the past, and इतना बड़ा वास्ट कंट्री है। और सबसे बड़ी बात, इलिटरेट, द मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द इंडिया was illiterate, were illiterate in 1947. Only 28% people are एजुकेटेड। तो बहुत सारे लोग ये समझते थे कि ये डेमोक्रेसी अपना तो रहे हैं, बट दे कैन कांट रन इट प्रॉपरली, बिकॉज डेमोक्रेसी इज माना जाता है, सपोज किया जाता है ये सपोज कि डेमोक्रेसी एक पढ़े लिखे लोगों का काम है, जो अपने राइट्स के प्रति जागरूक होते हैं, सचेत होते हैं। अनपढ़ आदमी को अपने एक ये सपोज किया जाता है, ए पुअर पर्सन और ए इलिटरेट पर्सन कैन नॉट कास्ट देयर वोट ऑन देयर रीजन्स एंड can't take decision on the basis of मतलब एक्सपर्टनेस या बेसिस, मतलब वो नेशन के आधार पर सोचकर नहीं वोट डाल सकता या सरकार को नहीं चुन सकता, बल्कि वो अब तो अपनी जो लोकल आइडेंटिटी होती हैं जाति धर्म की, वो छोड़ नहीं सकता उस आधार पर। लेकिन ये हमारे देश का सौभाग्य रहा कि ना तो हमारे देश में ऐसी कोई पार्टी लीड की जिन्होंने निरंकुश तानाशाही स्थापित करने की कोशिश की। हमारे देश में जो पॉलिटिकल चेंज था वो बहुत ही आइजली हो जाते थे। पॉलिटिकल चेंज कि जब एक पार्टी इलेक्शन में हार जाती तो वो आइजली अपनी हार स्वीकार कर लेती। वैसे गांधी जी ने तो जो कांग्रेस है वो चाहते थे कि एक प्रेशर ग्रुप के रूप में रहे, जो भी पार्टी सरकार बनाए, कांग्रेस अगर वो गलत काम करती है तो उसका विरोध करे। बट नेहरू वांट्स it become a political party, and Nehru also main leader of the Congress। तो इस तरह से हमारे यहाँ डेमोक्रेसी भी चली, बड़ी सक्सेस रही, आज तक हम सक्सेस हैं। जबकि हमारे कंटिनेंट में आसपास जो दक्षिण एशिया है उसमें सिर्फ श्रीलंका और भारत ही ऐसे देश हैं जहाँ डेमोक्रेसी पूरी तरह से विकसित है। और थोड़ी बहुत परेशानियों के अलावा हमें कोई वो नहीं हुई, परेशानी भी नहीं हुई, और दिन प्रतिदिन हमारी डेमोक्रेसी डेवलप कर रही है। तो इलेक्शन एक प्रॉब्लम थी, डेमोक्रेटिक सिस्टम स्थापित करना एक प्रॉब्लम थी, पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़रूरी थी कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हमने अपनाई है। पॉलिटिकल पार्टियां इलेक्शन लड़के चुनाव जीतती हैं और सत्ता हासिल करती हैं, तो ये लोगों का फेथ होना चाहिए कि इसी सिस्टम में वो विश्वास करें। तो पढ़ते हैं चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को स्थापित करने में हमारे देश में हमें क्या क्या प्रॉब्लम थी। You now have an idea of the difficult circumstances in which independent India was born। फर्स्ट चैप्टर में आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हो कि जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो किस तरह की समस्या हमारे सामने थी।
थोड़ी थोड़ी सी हम रिपीट कर लेते हैं कि पार्टीशन हुआ था, धर्म के नाम पर बहुत खाइयाँ थी, जाति के नाम पर SC ST महिलाएं का पिछड़ापन था, एजुकेशन नहीं थी, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, एग्रीकल्चर बहुत पिछड़ा हुआ था, औद्योगिकरण की कोई ज़्यादा विकसित नहीं हुआ था, पूंजी हमारे पास नहीं थी, तो बड़ी समस्याएं थी। यू हैव रीड अबाउट द सीरियस चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग दैट कन्फ्रंटेड द कंट्री राइट इन द बिगिनिंग। और बहुत सारी प्रॉब्लम थी जब नेशन बिल्डिंग के हमारे देश के सामने। फेस्ड विद सच सीरियस चैलेंजेस, और बहुत सारे सीरियस चैलेंजेस थे। लीडर इन मैनी अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड डिसाइड दैट देयर कंट्री कुड नॉट अफोर्ड टू हैव डेमोक्रेसी। और इतनी प्रॉब्लम, देखो हर देश प्रॉब्लम के साथ आज़ाद हुआ क्योंकि अंग्रेज़ों के तरीके गलत थे। उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई जहाँ भी वो गए, और इस डिवाइड एंड रूल से लोगों के में इतनी खाई बन गई कि देश अलग अलग हो गए। जैसे उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ये अलग देश बन गया। इसी तरह भारत, पाकिस्तान, तो बहुत सारे ऐसे देश थे जो जहाँ अंग्रेज गए थे वो टुकड़े हो गए। फिर वो इनमें डाइवर्सिटी बहुत थी, नेशनल यूनिटी की प्रॉब्लम थी। बहुत सारे देशों को ये लगा कि हम डेमोक्रेटिक सरकार स्थापित नहीं कर पाएंगे। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लीडर थे जो चाहते थे कि डेमोक्रेसी की जगह एक थोड़े से दिनों के लिए निरंकुश तानाशाही या मिलिट्री रूल हमारे देश में स्थापित हो। ये उनकी सोच हो सकती है, बट ये सही नहीं था। दे सेड दैट द नेशनल यूनिटी वाज देयर फर्स्ट प्रायोरिटी। उनके अनुसार जो ये नहीं, वो जिन्होंने ये सोचा कि डेमोक्रेसी से बढ़िया है कि नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता बनाई रहे, और राष्ट्रीय एकता के लिए डेमोक्रेसी बाद में इंट्रोड्यूस हो जाएगी। सबसे पहले तो ये इनडिफरेंसेस, भेदभाव हैं और ये कॉन्फ्लिक्ट हैं जो सोसाइटी में धर्म के अनुसार, जाति के अनुसार, भाषा के नाम पे, वो ख़त्म किए जाएं। मतलब लोगों को पहले एक कर दिया जाए ज़बरदस्ती, ये कभी हो नहीं सकता। लोग अपनी पहचान खोना पसंद नहीं करते, लेकिन हमारे देश में क्या किया हमने, पहले हमने उसको एक नेशन की पहचान दी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर इंडियन, नेक्स्ट यू हैव योर ओन आइडेंटिटी एंड डाइवर्सिटी, यू आर बंगाली, यू आर हरियाणवी, पंजाबी, एंड लोगों को ये एक्सेप्ट भी हुआ। देयर फॉर मैनी ऑफ द कंट्री दैट गेन्ड फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियलिज्म एक्सपीरियंस्ड नॉन डेमोक्रेटिक रूल। और इस तरह से बहुत सारे जो देश आज़ाद हुए थे कॉलोनियल रूल से, अब वो नॉन डेमोक्रेटिक पार्टी रूल स्थापित हो गए। मैंने बताया ना, बहुत सारे लीडर्स, मैनी पार्टी विच वाज लीडिंग पार्टी इन द नेशनल मूवमेंट बिकम आर्बिट्रेरी और जो है आर्बिट्रेरी रूलर इन द कंट्री। तो नॉन डेमोक्रेटिक रूल स्थापित हो गई। टू वेरियस फॉर्म नॉमिनल डेमोक्रेसी बट अफेक्टिव कंट्रोल बाय वन लीडर। कई बनी रही, नाम मात्र की डेमोक्रेसी थी, लेकिन लीडर का एक ही लीडर, एक ही पार्टी रूल कर रही थी, और कई बार आर्मी भी रूल कर रही थी। आपके पड़ोसी ये पाकिस्तान में भी 1970 में पहले इलेक्शन हुए थे भाई, और 1970 से पहले हम मिलिट्री राज कर रही थी, मिलिट्री के कमांडर राज किया करते थे। नॉन डेमोक्रेटिक रीजंस ऑलवेज स्टार्ट विद ए प्रोमिस ऑफ रिस्टोरिंग डेमोक्रेसी वेरी सून। और ये हमेशा होता है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक लीडर होते हैं वो हमेशा कहते हैं कि ये थोड़ा सा क्राइसिस का टाइम है, पब्लिक हमें सहयोग दे, हम बाद में आपको जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपके देश में डेमोक्रेसी आ जाएगी। लेकिन ये सपने के सपने ही रह जाते हैं। एक बार सत्ता जब उनके हाथ में आ जाती है तो डेमोक्रेसी फिर दोबारा मूवमेंट करना होता है जनता को। बिना मूवमेंट के, बिना संग्राम के, बिना सिविल वार के दोबारा से डेमोक्रेसी नहीं आती। But once they established themselves, it was very difficult to dislodge them. लेकिन एक बार जब वो तानाशाही शासन स्थापित हो जाता है, वो दोबारा से कभी भी शासन स्थापित नहीं करते, डेमोक्रेसी स्थापित नहीं करते। तो भारत एक बड़ा इस बात से भाग्यशाली देश रहा है। ये भारत का फॉर्चून रहा है कि हमारे देश के लीडर्स जो हैं डेमोक्रेसी में गहरे में विश्वास करते थे, क्योंकि हमारे देश में की जनता ने आर्बिट्रेरी शासन को कभी स्वीकार भी नहीं किया। जब पहले भी जब राजा राज करते थे तो पब्लिक के हिसाब से ही शासन चलता था। द कंडीशन इन इंडिया वाज नॉट वेरी डिफरेंट
बट द लीडर ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया डिसाइड टू टेक द मोर डिफरेंट पाथ। देखो कंडीशन तो हमारी भी ऐसी थी, हम भी अनएजुकेटेड थे, पुअर थे, विकसित नहीं थे, लेकिन हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने इन सिचुएशन को हैंडल करने के तरीके दूसरे अपनाए। उन्होंने डेमोक्रेसी से अपना विश्वास नहीं खोया। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी में विश्वास रखते थे। तो इस तरह से बट द कंडीशन इंडिया नो डिफरेंट, बट द लीडर ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया डिसाइड टू टेक द मोर डिफरेंट पाथ। एनी अदर पाथ वुड हैव बीन सरप्राइजिंग। दूसरा जो अगर कोई दूसरा पाथ होता, मतलब हम मिलिट्री रूल, तो वहाँ हमारे मूल्य, हमारे आदर्श स्वीकार नहीं करते, क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ही हमें हमारे देश के नेताओं ने ये तय कर लिया था कि हमारी जो देश है वो डेमोक्रेटिक देश होगा, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा जहाँ लोगों के राइट्स होंगे, लोगों के वेलफेयर के लिए जो देश की सरकार है वो काम करेगी। ओके, फॉर फ्रीडम स्ट्रगल वर डीपली कमिटेड टू द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें डेमोक्रेसी के आइडिया के प्रति हमारे जो लीडर हैं वो समर्पित थे। आवर लीडर वर कॉन्शियस ऑफ द क्रिटिकल रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन द डेमोक्रेसी। दे डिड नॉट सी पॉलिटिक्स एज अ प्रॉब्लम। वो ये नहीं मानते थे कि पॉलिटिक्स कोई प्रॉब्लम है। दे सा इट एज ए वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ये एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है। एवरी सोसाइटी नीड टू डिसाइड हाउ इट विल गवर्न एंड रेगुलेट इटसेल्फ। हर एक सोसाइटी की ये ज़रूरत होती है कि वो डिसीजन ले कि उसको किसके शासक कौन होंगे और उस सोसाइटी को रेगुलेट किस तरह से किया जाएगा, उसके शासन कैसे चलाया जाएगा। देयर आर ऑलवेज डिफरेंट पॉलिसीज अल्टरनेटिव टू चूज होम। और हर एक देश की सिचुएशन अलग होती है, हर एक देश का कल्चर अलग होता है, हर एक देश के लोगों की सोच अलग होती है, हिस्ट्री अलग होती है, सिचुएशंस अलग होती है, एनवायरनमेंट अलग होता है, कल्चर अलग होता है। तो इस वजह से जो तरीके होते हैं ना वो भी अलग अलग होते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब वो ये नहीं है कि एक जैसी सरकार है हर देश में अलग अलग तरीके की सरकार है, बट वो लोगों द्वारा चुनी हुई है, लोगों के हित में काम करती है, अंतिम उद्देश्य उसका यही है। देयर आर डिफरेंट ग्रुप विद डिफरेंट एंड कॉन्फ्लिक्टिंग एस्पायरेशन, क्योंकि हर समाज में डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, वो एक दूसरे से उनके हित टकराते हैं। हाउ डू वी रिजोल्व दिस डिफरेंस? तो डिफरेंसेस, हम कैसे उन डिफरेंसेस को दूर कर सकते हैं? हमारी समस्या है डिफरेंसेस को सोल्व करना। डिफरेंसेस के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको समझकर उसका समाधान करना, न कि डिफरेंसेस को दबाया जाना। ठीक है ना, जबरदस्ती किसी एक धर्म के लोग मान लो अपने धर्म के लिए कुछ चाहते हैं सरकार से, जबरदस्ती उसको ना दबाया जाना, बल्कि उनके हितों में बैलेंस स्थापित करना। ठीक है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इज एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। और डेमोक्रेसी ये बेटर जवाब देती है हर क्वेश्चन का कि किस तरह के डिफरेंसेस हैं और उन्हें कैसे, उन डिफरेंसेस में क्या क्लासेस हैं और इन क्लासेस को कैसे सोल्व किया जा सकता है। वाइल कंपटीशन एंड पावर आर द टू मोस्ट विजिबल थिंग अबाउट पॉलिटिक्स, द पर्पज ऑफ पॉलिटिशियन एक्टिविटीज इज एंड शुड बी डिसाइडिंग एंड परस्यूइंग पब्लिक इंटरेस्ट। देखो कंपटीशन दिखाई देता है पावर को प्राप्त करने में, और हमें लगता है कि राजनीतिज्ञों के लिए बस यही है कि पावर प्राप्त करना, बट एक्चुअल में पॉलिटिक्स का मतलब होता है पब्लिक के इंटरेस्ट, लोगों के हितों के लिए काम करना, लोगों के हितों में निर्णय लेना। दिस इज द रूट आवर लीडर डिसाइडेड टू टेक, और यही रास्ता था जो हमारे लीडर्स ने अपनाया। लास्ट ईयर यू स्टडी हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्ट। पिछले साल आपने पढ़ा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्स्टिट्यूशन सभा के द्वारा बनाया गया, 2 साल 11 महीने 18 दिन में ये पूरा हुआ। इसमें बहुत सारे जो लीडर थे वो वही थे जो हमारे नेशनल मूवमेंट के लीडर थे, और बाद में 1952 में जो इलेक्शन हुआ उसमें वो जीते भी।
और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की एक प्रक्रिया एक बड़ी जो फेमस थी कि वो सहमति के आधार पर थी, कोई वोटिंग हमारे यहाँ नहीं हुई। जब सारे मेंबर 284 मेंबर के आसपास रह गए थे अंत में, तो वो सहमत हुए तभी कोई भी धारा अपनाई गई, वोटिंग नहीं हुई। यू शुड रिमेंबर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड on 26 November 1947 and signed on 24 जनवरी 1950। ये डेट याद रखना कि बनकर क्या कब तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को, साइन कब हुए 24 जनवरी 1950 को, और लागू कब हुआ 26 जनवरी 1950 को। At that time the country was being ruled by an अंतरिम गवर्नमेंट। और जब तक भारत आज़ाद हुआ, जब से 15 अगस्त 1947 से लेकर जब तक हमारी नई सरकार नहीं बन गई, और नई सरकार बनी थी हमारी मई 1952 में पहली बार, ठीक है। तो तब तक 5 साल तक ये अंतरिम गवर्नमेंट चलती रही। अंतरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री जो है थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ये अंतरिम गवर्नमेंट वैसे नहीं बनी हुई, 1940 में इलेक्शन हुए थे, उस जब भारत गुलाम था उसके आधार पर ही अंतरिम गवर्नमेंट थी। और एक और बात बता दूं मैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो उस टाइम थी हमारी, वो पार्लियामेंट का काम कर रही थी, साथ में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का काम कर रही थी, और शाम को वो पार्लियामेंट का भी काम करती थी कि देश के लिए नए कानून उस टाइम वही बना रही थी। At that time the country was being ruled by the interim government. It was now necessary to install the first democratically elected government of the country। और इसलिए ज़रूरी था कि सबसे पहले हम पहली गवर्नमेंट जो है वो चुनी गवर्नमेंट बनाए। द कॉन्स्टिट्यूशन हैड लेड डाउन द रूल्स, नाउ द मशीन्स हैड टू बी पुट टू प्लेस। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने लिख दिया भाई, देखो ये वही बात थी जैसे भवन निर्माण के लिए कोई नक्शा तैयार कर दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन का ये मतलब नहीं है कि जो लिख दिया और वो बस तैयार हो गया, अब उस पर काम करना था। जैसे भवन का ड्राफ्ट बना दिया ये, और उस भवन को अब खड़ा करना था। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही था कि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमारे देश में होगी, और अब हमें इसको वास्तव में जमीन पर उतारना था। इनिशियली इट वाज थॉट दैट दिस वाज ओनली ए मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स, लेकिन ये कभी कोई कुछ महीनों का काम नहीं था। इसके लिए बहुत भारी भरकम मशीनरी स्थापित करनी थी। सबसे पहले तो वही मशीनरी स्थापित करनी थी जो इलेक्शन करवा सके, इलेक्शन कमीशन, उसके कर्मचारी नियुक्त करने थे, उसको मशीनरी देनी थी, उसको पावर देनी थी, ठीक है ना। तो द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन, ये 25 जनवरी को हुआ था भाई 1950 को हमारा इलेक्शन कमीशन आया। उन इलेक्शन कमीशन का जिक्र हमारे यहाँ 324 से लेकर 328 आर्टिकल है भारत में, वहाँ इसका जिक्र है कि भारत का एक इलेक्शन कमीशन हुआ, जिसका जो मेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। तो 1950 में ये पहली बार बना, जनवरी 1950 में। और सुकुमार, आज इसे 25 जनवरी को वोटर दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुकुमार सेन पहले फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक हुआ करता था। 1993 से एक मुख्य और 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर भारत में नियुक्त होने लगे। द कंट्रीज फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज एक्सपेक्टेड समटाइम इन 1950। और ये उम्मीद थी कि 1950 में हम इलेक्शन करवा देंगे, लेकिन भाई इतने बड़े देश में, इतनी डाइवर्सिटी वाले देश में इतनी जल्दी इलेक्शन करवाना संभव नहीं था। इस वजह से ये हुए थे अक्टूबर 1951 से शुरू, और फरवरी 1952 तक इलेक्शन हमारे समाप्त हुए थे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।